हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ट। आ गए हम एक नया टॉपिक लेके आपके लिए CUET PG हिस्ट्री के लिए। टॉपिक है इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड बुक्स। इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड बुक्स, राइटर्स एंड बुक्स। और इसमें हम प्लेस भी देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट संस्कृत प्लेस जो लिखे गए हैं इंडियन हिस्ट्री में, और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, उनका क्या थीम है, और वो हमारे एग्जाम में किस तरह काम आ सकते हैं। ठीक है, राइटर्स के नाम हम सबको याद रखने हैं, बुक्स के नाम हम सबको याद रखने हैं। CUET PG में इसको लेके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करते जाइएगा साथ साथ में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उससे पहले आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ JNU MA हिस्ट्री के बारे में। जो भी लोग JNU आना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा है, 3 स्ट्रीम्स में हिस्ट्री होता है MA में, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। तो अगर आपका किसी एक स्ट्रीम को लेके स्पेसिफिक इंक्लिनेशन है तो अभी उसको नज़र में रख के, ऐसा नहीं कि अगर आप मॉडर्न लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ मॉडर्न ही पढ़ेंगे, एंशियंट और मिडीवल नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में तीनों स्ट्रीम्स आने वाली हैं, तो तीनों हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ उनके लिए है जो JNU में आना चाह रहे हैं, उनके लिए मैंने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दिया था कि 3 स्ट्रीम्स में हिस्ट्री होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको मॉडर्न में एडमिशन लेना है तो आप मॉडर्न ही पढ़ कर आएंगे। एग्जाम में तीनों आने वाले हैं, तो तीनों हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड बुक्स। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी फॉरेन बुक्स एंड ऑथर्स। फॉरेन बुक्स जो हैं, जिनको कि फॉरेन ऑथर्स ने लिखा है, उनके बारे में हम देखेंगे। फॉरेन बुक्स एंड ऑथर्स, पहली हमारी बुक है वो है इंडिका, रिटन बाय मेगास्थनीज। अब इंडिका जो लिखी थी मेगास्थनीज ने, इट वॉज ड्यूरिंग द मौर्यन रूल। मेगास्थनीज को काफी लोग जानते होंगे। ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज की इंडिका की खास बात क्या है, इंडिका अपने आज भी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। इंडिका में जो भी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, वो हमारे पास फ्रेगमेंटेड पोर्शंस में अवेलेबल है। ओके, इंडिका इज नॉट सर्वाइव्ड, इंडिका इज नॉट सर्वाइव्ड। ठीक है, इंडिका के रिगार्डिंग हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें काफ़ी, जो अलग अलग ऑथर्स हैं उन्होंने अपने अकाउंट्स में जो इंडिका से डिराइव करके लिखा है, वो उसके तहत हम इंडिका को बेसिस मानते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट ऑथर्स हैं, जहाँ पे कि एक एरियन है, स्ट्रेबो है, इन लोगों ने भी इंडिका के पोर्शंस लिखे हैं। ठीक है, तो हम उसको बेसिस मान के इंडिका को लिखते हैं। और इंडिका काफ़ी एक डिबेटेड अकाउंट भी है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी बातें लिखी हैं इंडिका में जो कि हमें देखने को इंडियन सोसाइटी में उस टाइम पे नहीं मिलती थी। जैसे कि मेगास्थनीज लिखते हैं कि इंडिया में 7 तरह के वर्ण होते थे, पर हम सबको पता है चतुर्वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर मेगास्थनीज वहाँ पे मेंशन करते हैं कि 7 टाइप्स ऑफ वर्णास। इधर लॉ एंड ऑर्डर का प्रशासन था, कहीं पे कोई चोरी नहीं हुआ करती थी, ऐसा भी लिखते हैं मेगास्थनीज। काफ़ी आइडियल पिक्चर शो करी थी मेगास्थनीज ने उस टाइम पे अपनी इंडिका में। पर इंडिका आज अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी पे काफ़ी सवाल उठते हैं इंडिका को लेकर। ठीक है, पहली बुक इंडिका बाय मेगास्थनीज, कोई नहीं बोलेगा इंडिका बाय मेगास्थनीज। सेकंड बुक पे आते हैं, इंडिका बाय आर्यन। आर्यन ने भी एक इंडिका लिखी थी, जिसका कि प्राइमरली सोर्स जो था वो मेगास्थनीज की इंडिका ही थी। मेगास्थनीज की इंडिका ही उसका प्राइमरी सोर्स था जो आर्यन ने इंडिका लिखी थी। तो दोनों में इतना कोई खास डिफरेंस है नहीं, दोनों का कंटेंट लगभग सेम है। ओके, थर्ड बुक पे आते हैं, ज्योग्राफी। यस, बुक का नाम है, सब्जेक्ट वाला ज्योग्राफी नहीं, बुक का नाम है ज्योग्राफी बाय स्ट्राबो, ग्रीक ऑथर, अगेन ग्रीक ऑथर स्ट्राबो। ज्योग्राफी, इसके बारे में इंडिया के मेजर पोर्ट्स के बारे में बताया गया, ट्रेड रूट्स के बारे में बताया गया है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं ट्रेड पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ट्रेड पोर्ट्स एंड मॉनसून, हाउ मॉनसून हेल्प द ट्रेड। ओके, ट्रेड पोर्ट्स एंड मॉनसून ऑफ इंडिया। ओके, सेम कंटेंट ज्योग्राफी बाय टोलेमी का भी है। दिस आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड पोर्ट्स एंड मॉनसून। ओके, ज्योग्राफी बाय स्ट्राबो, ज्योग्राफी बाय टोलेमी, nobody will forget these 2 authors. Natural history by Pliny, natural history
Natural history by Pliny. Pliny, everyone will remember. Natural history by Pliny. Next book, Christian topography. This also deals with the trade ports of India. Major trade ports of India. ट्रेड पोर्ट्स में भी ग्रीक प्रोनाउंसिएशन है ट्रेड पोर्ट्स का, और जो हमारा इंडियन प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी डिफर करता है। जैसे कि भरूच है, गुजरात में भरूच है, हम सब जानते हैं भरूच को। ग्रीक प्रोनाउंसिएशन जो ग्रीक सोर्सेज में हमें मिलता है वो मिलता है बेरीगाजा, बेरीगाजा पोर्ट। ठीक है, भरूच को बेरीगाजा लिखते हैं ग्रीक अकाउंट्स में, तो काफ़ी डिफरेंस आता है प्रोनाउंसिएशन में ग्रीक लैंग्वेज और इंडिक लैंग्वेजेस में। ओके, क्रिश्चियन टोपोग्राफी, इंपॉर्टेंट इंडियन ट्रेड पोर्ट्स, ऑथर कॉस्मस इंडिकोप्लेस्टस। अगर याद नहीं हो रहा है तो लिख के छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। याद नहीं हो रहा तो दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस्मस इंडिकोप्लेस्टस। फोक्यूकी फाइयान, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। फोक्यूकी, FOKUOQ की, written by Fayan, deal with the Buddhist sects and learning centers, Buddhist learning centers of India. फाइयान किसके अंडर इंडिया आए थे? फाइयान जब आए थे तो कौन था इंडिया का रूलर उस टाइम पे? कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, फाइयान चाइनीज ट्रेवलर, चाइनीज ट्रेवलर। Like if we see, these are all the Greek accounts. It is Chinese account. This is also a Chinese account. CUK by Huansang. CUK, फोक्यूकी और CUK, CUK, हुआनसांग, हुआनसांग, CUK, हुआनसांग। ठीक है, दोनों बुक्स कोई नहीं भूलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारे एग्जाम के लिए। फोक्यूकी एंड CUK काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारे एग्जाम के लिए, तो दोनों को कोई नहीं भूलेगा। अब हम अपनी अगली कैटेगरी पे आते हैं। अगली कैटेगरी हमारी संस्कृत प्लेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब स्टार लगा लेना इस टॉपिक पर। ठीक है, संस्कृत प्लेज पे स्टार लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, यहां से बनते आ रहे हैं और आगे बनते भी रहेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लेस जो है काफी कुछ बताते हैं हमें। ठीक है, काफी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग द सोशल लाइफ ऑफ दैट पीरियड। कई बार एक्सजेरेशंस भी किया जाता है, तो काफी अच्छा सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए, हिस्ट्री स्टडी के लिए। बट वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन वी रिगार्ड संस्कृत प्लेज एज द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। ओके, नाउ कम टू द संस्कृत प्लेज। अभिज्ञान शकुंतलम, written by the great Kalidas. Kalidas, one of the greatest poets of Indian history, I would say. Greatest poet of Indian history, Kalidas. Abhigyan Shakuntalam. Abhigyan, what is the theme of Abhigyan Shakuntalam? It is the love story between the king Dushyanta and Shakuntala. Dushyanta, the father of the great king Bharata. भारत, जैसा कि हम कहते हैं भारत, Shakuntala. Raja Ravi Verma also painted a painting based on the Abhigyan Shakuntala. The painting of Shakuntala, the very famous painting of Shakuntala painted by Raja Ravi Verma, one of the greatest painter of modern India. Okay, it was also inspired from this Sanskrit play, Abhigyan Shakuntala. Now we come to the next play, Malvika Agnimitra. This is also written by Kalidas. Very important play, Malvika Agnimitra, written by Kalidas. It was the love affair between the Shunga king Agnimitra and Malvika. Shunga king, ठीक है, who has founded the Shunga kingdom, post modern period. काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है हमारे एग्जाम के लिए, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, शुंगा किंगडम, पुष्यमित्र शुंग, सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, शुंगा किंग अग्निमित्र एंड मालविका। The Malvika Agnimitra play of Kalidas is based on the Shunga king Agnimitra and Malvika. Okay. Now come to the next play, Swapnabhasabhadatta.
स्वप्न बासवदत्ता, written by Bhas. There is the story of King Udayan from Vatsa kingdom and the Vasavadatta from the Avanti kingdom. We have read about the Mahajanpadas in previous video. If you have not seen the video, then please watch it. Then you will get to know about these two Mahajanpadas, Vatsa and Avanti. King Udayan, I have discussed in that video. King Udayan, one of the principal follower of Buddhism. He has helped so much for the spread of Buddhism in Indian subcontinent. Okay. King Udayan from Vatsa and the Vasavadatta from Avanti. Okay. Now come to the next play. Sariputra Prakarana. It was written by Ashwaghosh. Now, who is Ashwaghosh? Ashwaghosh is a very important writer regarding the Buddhist text. Okay. Buddhist text लिखे इन्होंने, Buddhist writer है Ashwaghosh. So Sariputra Prakarana, इसका theme क्या है? It was a conversation between Sariputra and Maudgalyan. It is a conversation between Sariputra and Maudgalyan. Now, who are the Sariputra and Maudgalyan? Sariputra and Maudgalyan both are the principal followers of Gautam Buddha. Okay, there was a conversation between Sariputra and Maudgalyan, and how the conversation happened, Ashwaghosh has told that about in the Sariputra Prakarana. Okay, now we come to the next play. Vikram Urvashi. Kalidas, again Kalidas. कालिदास के जितने भी प्लेज हैं प्लीज मत भूलिएगा, अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कालिदास के जितने भी प्लेज हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेज हैं और कालिदास के सारे प्लेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मत भूलिएगा. विक्रम उर्वशी, किंग पुरूरवास एंड अप्सरा उर्वशी. उर्वशी, रंभा, मेनका, these are all the apsaras that we found mentioned in the Puranas or in the textual sources of our history. King Pururvas and between Apsara, Urvashi, that Kalidas is written about Vikram Urvashi. Now we come to the next play, Mrachkatika. Mrachkatika written by Shudraka. Mrachkatika काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इंडियन हिस्ट्री के लिए. मृच्छकटिका, शूद्रका. इट्स अ डायलॉग बिटवीन द चारुदत्त एंड वसंत सेन. चारुदत्त एंड वसंत सेन. नाउ वी कम टू नेक्स्ट प्ले, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त. मुद्रा राक्षस is an important Sanskrit play. I'll tell you why. Mudra Rakshasa is an important Sanskrit play because it also acts as a source for the Mauryan period history. Mauryan period history, we all know about that. Principal sources for the Mauryan period are, one is the Kautilya's Arthashastra, Megasthenes Indica, Ashokan Pillars, and the another source, it is the Mudra Rakshasa, which is written by Vishakadatta. So what the Vishakadatta had discussed is, it is the Chanakya's strategy to win over a minister of Nandas named as Rakshasa. Minister, I am sorry for the spelling mistake here, it is the minister of Nandas named as Rakshasa. There was a minister named as Rakshasa in the Nanda army. How Chanakya won over him through his skills, through his diplomatic skills and bureaucratic skills, that the Vishakadatta has talked about in Mudra Rakshasa, and he has also talked about the Mauryan bureaucracy, and it is a very rich source for the Mauryan history, Mudra Rakshasa. Therefore, it is a very important. Okay, Vishakadatta, Mudra Rakshasa, nobody will forget. Now come to the next play, Priyadarshika. Priyadarshika is written by Harshvardhana. In the post-Gupta period, very important king, one of the most important king in the post-Gupta period, Harshvardhana. Priyadarshika is about the union of Udayana and Priyadarshani. Udayan we have discussed earlier. King Udayan. Bhas has also written about the King Udayan and Vasavadatta of Avanti. Harshvardhana also talked about the Udayan and Priyadarshani. Harshvardhana is a great playwright. He has written 3-4 plays in Sanskrit. He is a great writer. Priyadarshika is one. Nagratna is one. Nagratna or Nagulyan. I am not getting the proper name right now.
but Harsha has written plays in Sanskrit other than Priyadarshika also. Okay, we'll read about the plays written by Harsha in detail in the live classes. So Priyadarshika is a play written by Harsha in Sanskrit in which he discussed the union of Udayan and Priyadarshini. Now come to the next play, Uttar Ramcharita. Uttar Ramcharita written by Bhavbhuti. Who has written Uttar Ramcharita? Bhavbhuti has written the Uttar Ramcharita. Okay. He talked about the later life of Lord Ram. Uttar Ramcharita, Bhavbhuti, he has talked about later life of Lord Ram. Okay. Later life of Lord Ram, he has talked about Uttar Ramcharita, Bhavbhuti. I hope everyone write down it. I hope everyone has written down the Uttar Ramcharita part, Bhavbhuti. Now we come to the next category of our important writers and book, that is Sanskrit poems. Sanskrit poems. Another important topic for our exam. Sanskrit poems. Sanskrit poems. Sanskrit poems. First one, Kumar Sambhava. Another, the greatest writer of Indian history, Kalidasa. Kumar Sambhava. The Kumar Sambhava is, it is the birth of Kumar or Karya, the son of Shiva and Parvati. Who is the Kumar here? It has been talked about the Kartikeya, Lord Kartikeya, the son of Lord Shiva and Parvati. Okay, the Kalidas has talked about the birth of Kartikeya in the Kumar Sambhava. Okay, Kumar Sambhava, Kalidas. Everyone will remember it. Now come to the next part. Raghuvamsa. Raghuvamsa. Very important poem written by Kalidas. Raghuvamsa. Kalidas. What the Kalidas has talked about in this? He has talked about the dynasty of Raghus. Raghus or Raghuvanshis is the Lord Rama belonged to. Okay, Raghuvamsa, Kalidas. Nobody will forget the Raghuvamsa poem of the Kalidas. Okay. Now come to the next poem, which is Meghdut. Meghdut. It's a very good poem. If anyone wants to read it, please read it in your free time because it's a very good poem. Hindi translation also available of the Meghdut. Please read it in your free time. Okay, it is written by Kalidas. It's a very beautiful poem, by the way. Very beautiful poem written by Kalidas. So it's the lament of an exiled Yaksha who sent clouds as a messenger for his lover. The concept of Yakshas and Yakshanis, we read about them in our live classes. I'll tell you in short what the Meghdut is all about. Once the Lord Shiva and Parvati has been discussing something on their Kailasa Parvat. There is something secret that they are discussing and nobody is supposed to hear that. But the Yaksha has heard about that secret. And when the Lord Shiva knows about it, he has said, Yaksha, that you go to any place of your choice, but you don't reside at Kailasa from now on. You choose any place that you want to be exiled in, but you choose your place. So Yaksha choose Chitrakoot. Yaksha chooses Chitrakoot as his exiled place. Okay, then he has been exiled at Chitrakoot and he has never been returned to Kailasa. And from Chitrakoot, he has sent clouds as a messenger of his love to his lover at Kailasa. Okay, that's the story that Kalidas has talked about in Meghdut. Obviously, when you read the poem, you will find how beautifully he has written it, how captivating this poem is. So please read the Meghdut of Kalidas. Okay, now come to the next poem, a Buddha Charita. Buddha Charita written by Ashwaghosh. Ashwaghosh, we have read about in the Sanskrit plays also. Ashwaghosh Sariputra Prakarana. We have read in the Sariputra Prakarana written by Ashwaghosh. Now what is Buddha Charita? I'll tell you about. Buddha Charita is hagiography of Buddha. Who doesn't know what hagiography is? Hagiography is the sacred biography. Hagiography is sacred biography. Sacred biography. Sacred biography. When the normal biography is written by the authors, but if any biographies of divine being is written, then it is called sacred biography.
and it is called as hagiography. So Ashwaghosh has written hagiography of Buddha, which is known as Buddha Charita. Okay, Buddha Charita written by Ashwaghosh. Now come to the next poem, Ravan Vadh. Ravan Vadh written by Bhatti. Now anybody thinks that Ravan Vadh related to Ramayana and there is nothing else in that, but don't make that mistake. It's a silly mistake that anybody can make. Ravan Vadh, Bhatti has also discussed the rules of grammar. Okay, it's an interesting point for you all, that rules of grammar also mentioned in the Ravan Vadh. Okay, please note down rules of grammar. Rules of grammar also written by Bhatti in the Ravan Vadh. He has also discussed about the rules of grammar. Please note down the rules of grammar part very specifically. Okay, because from the Ravan Vadh part nobody can assume that rules of grammar are also mentioned in that poem. So please, everyone, please mention that rules of grammar also mentioned in the Ravan Vadh, and Bhatti has talked in a very detailed manner about the rules of grammar. Okay, now come to the next poem, which is Shishupal Vadh, a very famous episode of Mahabharata when the Shishupal is abusing Lord Krishna and Krishna cut his throat from the Sudarshan Chakra. Magh has written about it. Magh has written about that episode, the Vadh of Shishupal by Krishna. Magh has written in a poem format the Shishupal Vadh. It's a very good poem if you want to read it. It's a very detailed, it's a very captivating poem, just like the Meghduta. If I have to suggest two poems from these to read, you can read Meghdoot and Shishupal Vadh. These both are very good poems. Everyone should read them. Shishupal Vadh written by Magh, which is about the Lord Krishna and Shishupal in the Mahabharata, one of the most famous episodes of Mahabharata. Most famous episode of Mahabharata. Okay, most famous episode of Mahabharata, one of the most famous episode of Mahabharata, Shishupal Vadh. So this is all for today. We have seen the important writers and books for our exam. Okay, keep studying and take care. Thank you so much.